नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 यूपी यूके। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और मैं लेकर हाजिर हूं 12 बजे 12 खबर, यानी इस वक्त की 12 बड़ी कौन सी खबरें हैं उस पर एक नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश की 12 खबरें बड़ी कौन सी है। आज जब हद से 250 यात्रियों को लेकर एक विमान आ रही थी, लैंड कर रही थी, तो उस वक्त अफरा तफरी मच गई। अभी हाल ही में अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसमें कुल 242 लोग सवार थे। वो लंदन के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन इसमें से 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा डर था। और जब आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, तो जो वहां पर एयर स्टाफ था, यात्री थे, यात्री के परिजन आए हुए थे, वो बहुत डर गए, घबरा गए। चूंकि लैंडिंग के वक्त चिंगारी देखी गई है, उस फ्लाइट से निकली है, और इसमें सब हज से आ रहे थे। और एक तो ये लोग ऑलरेडी ईरान और इजराइल में जो लगातार बैक टू बैक हमले चल रहे हैं, ये वहां खुद ही बहुत मुसीबत में थे। करने हज गए थे, लेकिन मुसीबत में इनके परिवार वाले चिंता करके परेशान थे कि वो जहां भी हैं सुरक्षित हैं भी या नहीं है। और ऊपर से इस तरह की खबर देखने को मिल गई। अखंड राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर की पूरी जानकारी लेंगे। अखंड, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। जी राहुल, आपको बता दें कि शनिवार को रात 11 बजे जेद्दा एयरपोर्ट से सऊदी अरब की जो एयरलाइंस है वो 250 यात्रियों को, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे, उसको लेकर के उड़ी थी और रविवार सुबह 6:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लैंड करने के बाद जब टैक्सी वे पर वो जा रही होती है, तब उसके जो लेफ्ट वाला जो पहिया होता है उसमें से चिंगारी और धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद जो पायलट है वो एटीसी को सूचना देता है और जो एयरपोर्ट पे जो फायर दमकल के जो कर्मी होते हैं वो तुरंत एक्टिव होते हैं और उसके बाद वहां पर फोम और पानी की बौछारों से करीब 20 मिनट के लग जाता है जो वो चिंगारी और धुएं को खत्म करने में। सबसे बड़ी बात है कि उसमें 250 यात्री सवार थे और जैसा कि आपने बताया कि अहमदाबाद में इससे पहले एक हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। इसी वजह से लोग बड़े डरे और सहमे थे। जो वहां पर टर्मिनल पे लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो बनाया और सभी जो यात्री थे उनके अंदर एक अलग सा डर का माहौल पैदा हो गया था और पूरे के पूरे जो एयरपोर्ट पर लोग थे वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो 200-250 यात्री हैं वो सकुशल, किसी को भी कोई खरोच नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा ये डरने होते वाली होते। तस्वीरें भी है अखंड, ये डरने वाली जी तस्वीरें भी, जरा सावन उन तस्वीरों को प्ले कर दिए, हमारे दर्शक भी देखिए उन तस्वीरों। अखंड, ये तस्वीरें में मैं देख पा रहा हूँ, नीचे तो वाकई कुछ आग जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये डरने वाली बात तो थी ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक खबर पर आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर की आपने जानकारी दी। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में रहना है तो आधार कार्ड आपके पास होना होगा, पुलिस ने ये नियम अनिवार्य कर दिया है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आए, होम स्टे में रुक गए, और कई बार अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं होता था तब भी वो वहां रुक जाते थे। लेकिन आईजी प्रवीण कुमार ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया और उन्होंने दो टूक कह दिया कि अयोध्या में आना है या अयोध्या में रहना है तो क्लियर कट बात है, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। अगर आईजी प्रवीण कुमार की हमारे पास बातचीत हो, उनकी जो बाइट है अगर वो हो, तो पहले एक बार प्ले कर दीजिए सावन, हम अपने दर्शकों को सुना दें, फिर अपूर्व से इस मसले पर पूरा रिकॉर्ड लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं उनकी कि क्यों ऐसा आईजी ने किया है, क्यों नियम लागू लगाया है। चलिए थोड़ी देर में आएंगे। अपूर्व, मैं देखिए, आपसे इटर्नल विजिलेंस इज प्राइस फॉर लिबर्टी हमेशा से कहा जाता है। शाश्वत सावधानी स्वतंत्रता की कीमत है। उसी दृष्टिकोण से ये बात रखी जाती है कि हम तभी तक यहाँ पर सुरक्षित और स्वतंत्रता की स्थिति रख पाएंगे जब हम वास्तव में सभी लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो एक प्रकार से पूरे अयोध्या वासियों के माध्यम से कि आपके आसपास कोई लोग रह रहे हैं, यदि संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं तो सूचनाएं पुलिस को दें। हमारे बिल्कुल थे, यहाँ पर आप आईजी प्रवीण कुमार जी को सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि आधार कार्ड जरूरी है। अच्छा, ये अपूर्व मैं जानना चाहूंगा, आधार कार्ड तो बहुत ही बेसिक नीड है। अगर आपको अयोध्या में रहना है, कमरा लेना है, मैं भी जब अयोध्या कवरेज के दौरान गया
तो आपने ही मुझे होम स्टे में रुकवाया था, तो वो तो आधार कार्ड मांगते ही है। तो इसमें नई बात क्या है? क्या कुछ लोग बिना आधार के लोगों को रुकने दे रहे थे? ये निर्णय आईजी प्रवीण कुमार जी को क्यों लेना पड़ा? क्यों कहना पड़ा कि आधार, अयोध्या में रहना तो आधार जरूरी है? देखिए राहुल, पहले क्या होता था कि पहले जो भी जैसे यहाँ पे जो हॉस्टल हैं या जो रैन बसेरा टाइप के चीज़ें हैं, वहाँ पे जो यात्री आते थे या कहें कि किराएदार जो आते थे, तो वो आधार कार्ड नहीं लेते थे। एक सरसरी तौर पे जो आप आपस में बातचीत होकर दुकान हुआ, मकान हुआ या किराए पे रहना हुआ 1-2 दिन के लिए, तो ये करते थे। लेकिन अब क्योंकि देखिए अयोध्या शुरुआत से ही सुरक्षा घेरे में रही है, हर जगह पल-पल सुरक्षा होती है। अगर आप अयोध्या में जाएँगे तो कम से कम 10 आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसी गतिविधियों को देखते हुए आज ही प्रवीण कुमार ने यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि अब अयोध्या अगर आधार कार्ड लाना ना भूलिए, क्योंकि आपको रूम तभी मिलेगा, आप किराएदार तभी बनेंगे जब आपके पास आधार होगा। और आधार से बाकायदा इसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई है और पुलिस लगातार इसके लिए जो है छानबीन कर रही है कि कौन किराएदार किसके यहाँ रुका हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे मामलों पर लगातार जांच चल रही है। जी बिल्कुल अखंड। अपूर्व हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार सबको स्क्रीन पर लाइए। अपूर्व पाठक अयोध्या से जानकारी दे रहे थे, अवनीश अवस्थी थोड़ी देर में हमको कानपुर से जानकारी देंगे, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से जानकारी देंगे, अखंड राय से ये खबर मैं लूंगा। एक खबर और है विमान हादसे के अलावा जो आग लगी है, कि बेसिक शिक्षा मंत्री को क्यों ट्रांसफर पर रोक लगाना पड़ा, उसके पीछे क्या वजह है, वो क्यों 5 कालिदास मिलने गए योगी आदित्यनाथ से और क्या निर्णय लिया, ये जानकारी लेंगे। आदर्श गुप्ता हरदोई से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। इंद्रवीर सिंह से पूछूंगा कि रायबरेली में महाराजपुर पुलिस का क्या एंगल है, ये जानकारी लेंगे। और कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी संवादों को एक बार फुल स्क्रीन पर लेकर आइए। ठीक है अपूर्व लेकर आए, धन्यवाद अपूर्व इस पूरी जानकारी के लिए। एक फटाक से एक जानकारी मैं अखंड से लेता हूं, चूंकि बाकी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ये बेसिक शिक्षा मंत्री अपूर्व 5 कालिदास मार्ग क्यों चले गए, और वहां से ये बात उन्होंने क्यों निकलवा के लाई कि अभी बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर नहीं होना है, इसकी क्या वजह रही? जी राहुल, आपको बता दें जो बीएसए सहित तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनके जो तबादला आदेश आए थे उन पर रोक लगा दी गई और बोला गया, स्पष्ट कहा गया है कि अगले आदेश तक, जब तक कोई आदेश नहीं आया तो तब तक ये लोगों के जो ट्रांसफर के आदेश होते हैं इन्हें नहीं किया जाएगा और इस पर रोक लगी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद ये फैसला लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला है कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं विभागीय स्थिरता होनी चाहिए, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। विभागीय स्थिरता रहनी चाहिए, इस वजह से ये फैसला लिया गया। साफ तौर पर ये जो लाइन है स्पष्ट समझाती है, कहती कहीं न कहीं जो लक्ष्य है विभागीय स्थिरता और स्कूल चलो अभियान के तहत अभी फिलहाल जितने भी टीचर हैं बेसिक शिक्षा के उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बड़ी काम की खबर है। अगर आप चाहते हैं कि अपना ट्रांसफर करा लें तो अभी नहीं होगा ट्रांसफर, अभी जहां है वहां ड्यूटी कीजिए, और बहुत मुसीबत में है तो छुट्टी ले लीजिए, अभी ट्रांसफर होने वाला नहीं है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अखंड आप ऑफलाइन हो सकते हैं। हमारे साथ अवनीश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपके यहाँ से खबर ब्रेक हुई है, वो जरा उसका मतलब बताइए, मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आज काफी चर्चा भी हो रही है उसकी। देखिए राहुल, जिस तरीके से इस वक्त जो है कानपुर में एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि एक जो जिला अधिकारी और सीएमओ के बीच में तनातनी का काफी माहौल यहाँ पर देखने को मिला। जैसे जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी जो है बागपत से यहाँ पर कानपुर में आए थे, लगातार उन्होंने जो है कई सारे जो विभाग है उनमें निरीक्षण करने की शुरुआत की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग क्योंकि अहम विभाग माना जाता है, यहाँ पर भी निरीक्षण किया था, इसमें कई सारी खामियां पाई गई थी। खुद सीएमओ जो है समय पर नहीं मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद में उन्होंने कई बार जो है शासन को पत्र भी लिखा था कि कहीं ना कहीं फुल फ्रेम पर लेकर आइए, फुल फ्रेम पर। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग में जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही की जा रही है, और इसकी जो है
लगातार जो है पत्र जो है शासन को दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद में लगभग 7 से 8 जो है कुछ ऑडियो है जो उनके सीएमओ हैं उनके वायरल होते हैं, इसमें साफ तौर पर वो इसके पहले जहां पर थे वहां पर जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए थे, वहां से किस तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रजिस्ट्रेशन जो है किए थे, उनसे कैसे पैसा आता था या कैसे पैसा कमाया जाए, यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जब ये ऑडियो वायरल होते हैं उसके बाद में जो है जिलाधिकारी इनके ट्रांसफर की संस्तुति करते हैं और शासन को पत्र भेजते हैं। इसके बाद में ये कहीं ना कहीं अपनी एक बचाव के तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि ऑडियो मेरे नहीं है, एआई के द्वारा जो है ये ऑडियो कहीं ना कहीं तैयार किए गए हैं। तो एक तरीके का जो कहीं जो माहौल है, जिस तरीके से यहाँ पर जनता अभी फिलहाल जिलाधिकारी से काफी संतुष्ट है और लगातार जो है जनता की जो समस्या है उसका निवारण हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में घोटाले लगातार होते हैं यार, जिस तरीके से लापरवाही होती है उसका जो उजागर करने का कार्य कहीं ना कहीं जब जिलाधिकारी कर रहे हैं तो उस वक्त जो है इनके बीच में और जिलाधिकारी के बीच में, सीएमओ के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल साफ तौर पर उतर रहा है। उसके बाद में जो यहाँ के जो स्पीकर हैं सतीश महाना, एक उनका लेटर जारी होता है, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि जो सीएमओ हैं वो ये अच्छे व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है माहौल भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि शासन जो है किस ओर जाता है और किसके पक्ष में जो है कहीं ना कहीं ये माहौल तैयार होता है। राहुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंद्रवीर सिंह के साथ जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी सावन बात कीजिए जरा, एक खबर पर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और उसमें आदर्श गुप्ता से भी मुझे जानकारी लेनी है। एक लड़की ने सेल्समैन को पिस्टल दिखा दी, बंदूक दिखा दी है। उसके पीछे क्या वजह थी उसको वहां पे शायद मुझे दिख रहा है कि वो पेट्रोल टंकी पे पहुंचा हुआ है आदर्श। लेकिन ठीक है, ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बता दें कि दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी खबर पे बात करते हैं तो जरूरी है पब्लिक की बातों को लेकर के आना, धरातल पे रहना। देखिए, नगर निकाय का चुनाव हर बार जल भराव और सड़कों को लेकर के होता है, लेकिन कल 1.5 घंटे की बारिश में फिर से एक बार प्रतापगढ़ का पोल खोल दिया। और प्रतापगढ़ की पोल ऐसे खुली है कि प्रतापगढ़ का पुलिस अधीक्षक ऑफिस खुद लबालब भर गया, घुटने के ऊपर तक पानी चला जाता है, भर गया था। और दूसरी बात, सबसे शहर के बीचों बीच एरिया की बात करूंगा तो पलटन बाजार लगातार आए बरसात में ये देखा जाता है कि वहां आप आधे स्तर तक पानी चला जाता है, आदमी के आधे शरीर तक पानी हो जाता है, लेकिन कोई भी समस्या का हल कभी भी कोई अधिकारी नहीं निकाल पाया है। भले ही नाले कई बार बनवा दिए गए हैं, लेकिन कहीं समस्या का हल नहीं निकला। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि 1.5 घंटे की बारिश, हाई अलर्ट पहले से ही दे दिया गया था मौसम विभाग की ओर से, लेकिन कोई भी तैयारियां नहीं। और नगर निगम की ओर से कहा जाए तो एक मोटर तक नहीं लगाया गया। अधिकारियों के आवास में अगर पानी भर जाता है तो वहां पे मोटर लगा दिए जाते हैं, लेकिन जहां पब्लिक रिहायशी एरिया, मार्केट जैसा एरिया हो, वहां पे जल भराव तकरीबन 1.5 घंटे की बारिश के बाद भी 2 घंटे तक पलटन बाजार में पानी भरा रहा और कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है कि बारिश के बाद लगातार तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, लेकिन कोई भी छिड़काव नहीं होता। अभी भी अगर हम बात करें तो हमारी दूरी वहां से बहुत दूर नहीं है। मैं बस सड़क के रोड के किनारे पे खड़ा हूँ और मेरे सिर्फ 300 मीटर के बाद ही वो एरिया शुरू हो जाता है। वहां कीचड़ से पूरा एरिया है, नाले का पानी तक बाहर आ जाता है, जो कचरे होते हैं वो फैल जाते हैं, लोगों के घरों तक में घुस जाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था जो है राहुल, प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष फिलहाल 25 से 30 सालों तक कब्जा है उनका लगातार। अभी लास्ट टाइम वो चीजें ये तो लापरवाही है ज्ञानेंद्र, ये तो लापरवाही की पराकाष्ठा है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। और आप ये सही कह रहे हैं कि अधिकारियों के घर में अगर पानी चला जाए तो मोटर चालू करके उस पानी को हटा दिया जाता है, लेकिन आम आदमी तो आम आदमी है। खास आदमी को खास ट्रीट मिलता है, आम आदमी को उसी पानी, गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और दूसरी बात, दवा का छिड़काव भी नहीं हो रहा। जब पानी वहां से हटता है 1-2 दिन बाद तो वो भी नहीं होता, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका और बढ़ जाती है। हमारे साथ जुम्मन कुरैशी है और धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। ब्रजेश पांडे हैं और साथ ही साथ कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ आदर्श गुप्ता उस पेट्रोल टंकी से जुड़ेंगे और इंद्रवीर भी आ गए हमारे साथ रायबरेली से, जहां
थोड़ी देर पहले एक लड़की ने सेल्समैन को पिस्टल दिखाई है, बंदूक दिखाई है, ऐसा उसने क्यों किया है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंद्रवीर, बल्कि आदर्श जुड़ गए हैं, आदर्श को फुल स्क्रीन पर लगाइए अगर वो आदर्श जुड़े हो तो। आदर्श, आप, मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर कि आप किसी पेट्रोल टंकी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्या खबर है यहाँ से आदर्श? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, और कहीं हम फंस जाते हैं और कहीं अटक जाते हैं और लटक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंद्रवीर के पास चलेंगे, चूंकि रायबरेली एक बड़ा जिला है, वहां से जानेंगे कि वहां से क्या अपडेट है। इंद्रवीर, आपकी रायबरेली में राजधानी के महाराजगंज पुलिस क्या धर्मनगर कर रही है इलाके भाई? में पकड़े गए बांग्लादेशी दंपत्ति से रायपुर के धर्मनगर इलाके में पकड़े गए बांग्लादेशी दंपत्ति का 18 साल का बेटा मलेशिया में नौकरी कर रहा है। जी हाँ, वो अपने माता पिता के साथ रायपुर में रहता था। कुछ साल पहले ही वो मलेशिया गया। ये कुछ उसका टेक्निकल भी प्रॉब्लम है क्या पासपोर्ट, सावन? वीजा फर्जी दस्तावेज के आधार पर रायपुर में ही तैयार हुए हैं। पुलिस अब उसके संबंध में जांच कर रही है। हालांकि उसके माता पिता इनकार इंद्रवीर, कर रहे हैं कि वो आपको कभी आवाज आ रही रायपुर है? नहीं आया है। सर आवाज आ रही है, लेकिन उनके साथ नहीं स्टूडियो रहता से था। कुछ और भी चीज का पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है का सर। कहना है कि वो हाँ, उनके ये साथ भी नहीं बिल्कुल, रहता मैं था। इसको दूर वो करता हूँ। बांग्लादेश में रिश्तेदारों ये के साथ वॉइस ओवर रहता कहीं था। से चल रहा है। पुलिस का दावा है कि मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी वॉइस ओवर चल झूठ रहा है। बोल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2009-10 में दिलावर परिवार लेकर रायपुर आया है। तब उसके बेटे की कोई उम्र रायपुर की खबर चल रही है सर। 10 साल पहले बना हाँ, बिल्कुल। पासपोर्ट। हेड ऑफिस ये वाली रायपुर लाइन में है, हटा तो देना। कई बार ऐसा पुलिस हो की जाता है पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने रायपुर की खबर चलने लगती है। हेड ऑफिस का तो ये जी सर, होना चाहिए। हो गया सर, शांत हो गया सर। सर हाँ, एक हमारे पास सर 1 मिनट की एक वो है सर, वीडियो है, विजुअल है, और ये विजुअल जो है लूट हो गई है प्ले कराता हूँ। सावन, वो जो इंद्रवीर सिंह ने एक बाइट भेजी थी और विजुअल भेजा था, उसको प्ले कीजिए जरा, उसके बाद इनसे विस्तार से बात की जाए, डिटेल में। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद समीम, कहाँ निवासी? महाराजगंज, वार्ड नंबर 10, जाकिर हुसैन नगर। क्या हुआ है? हमारे साथ हम जा रहे थे पिकअप से, और कहाँ जा रहे थे? चकरपुर मंडी कानपुर जी, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे बरौआ मोड़ के आगे जो है गाड़ी, काली रंग की गाड़ी लगा के, और हमें कहीं टीएल दिखाओ। कौन लोग काली गाड़ी रंग के लिए दिखाए? काली गाड़ी है। कौन लोग? बिनोलो या कोई गाड़ी थी, काली रंग की गाड़ी है। तब फिर क्या हुआ? उसके बाद में डीएल मांगे, डीएल देखें, और उसके बाद में हमने कहा डीएल क्या काम है, कौन आप भी बात के, और उसके बाद ये क्या हो रहा है इंद्रवीर? राहुल, ये पूरा मामला ये जो है व्यवसायी है, और ये व्यवसायी सुबह सुबह जो है कानपुर चकेरी मंडी जा रहे थे रायबरेली से, और इनके साथ कुछ अज्ञात लोग जो है सलेथू, महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव सलेथू पड़ता है, वहां सलेथू के पास एक नहरिया है। नहरिया पर ब्लैक कलर की गाड़ी 3 से 4 लोग अज्ञात लोग लगाते हैं और इनको रोकते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, अपना डीएल दिखाइए। डीएल के बाद कागज देखते हैं, कागज, और ये महाराजगंज दूरी से चंद कदम, थाने से चंद कदम दूर की बात है। और पुलिस के नाम पर अपने आप को बताते हैं, मैं यहाँ का कोतवाल हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हो। तो व्यवसायी डर गया, बोला नहीं सर, मैंने तो आपको नहीं देखा, और वहां पे कोतवाल तो फला है। तो पुलिस के नाम पर जो है लूट होती है, और 70,000 रुपए की लूट हो जाती है। और इस डीसीएम के साथ जा रहे होते हैं चकेरी मंडी, अपना जो भी डेली का, चूंकि मंडी से लाना आना, चूंकि व्यवसायी है, तो उस तरीके की लूट, और इस लूट को लेकर के अभी तक पुलिस का खैर इसमें कोई बयान नहीं आया, और ये सुबह की मामला है। अभी तक इसमें कोई बाइट अधिकारी, एसपी या डीएसपी या जो यहाँ के एडिशनल एसपी है, वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी है प्रदीप कुमार, किसी तरीके की कोई इस पे वर्जन नहीं है। पुलिस मीडिया ग्रुप में रायबरेली का जो है, उसमें कोई अभी तक इसमें जो है किसी तरीके का कोई उधर से कोई बात नहीं कही गई। लेकिन ये इंस्पेक्टर था कि इंस्पेक्टर था ये जो महाराजगंज गाड़ी लिखी? नहीं, कुछ नहीं, वो बदमाश थे, और उन्होंने पुलिस के नाम पर के लूट कर ली, और पुलिस के नाक के नीचे से लूट कर ली। 70,000 रुपए की लूट कर ली, पुलिस को बता करके मैं पुलिस हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से एसपी का कोई बयान नहीं इस पर? अभी कोई बयान नहीं है फिलहाल। अभी BC24 जब ये चूंकि लाइव आ गया था, अब लाइव के बाद मैं सीधे एसपी बगल में, एसपी कार्यालय में बगल में ही खड़ा हूँ। बड़ा सवाल ये है इंद्रवीर, ऐसे में कोई भी आएगा तो पुलिस वाला भी आएगा तो हम उस पर यकीन नहीं करेंगे भाई? ये ओरिजिनल पुलिस वाला, असली पुलिस है नकली पुलिस है? पहले तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई ये असली पुलिस है नकली पुलिस है। और अब तक अभी किसी का बयान भी नहीं है, एसपी का भी बयान नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रवीर सिंह, आपका
आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श को फुल फ्रेम पर लेकर आइए। ये आदर्श, आप अभी एक चीज और है, हमारे साथ ब्रजेश पांडे हैं, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। इंद्रवीर तोहई है, आदर्श गुप्ता है, कुलदीप है, जुम्मन कुरैशी है। जो ऑफलाइन उनको रहने दीजिएगा, जो इसमें ऑनलाइन दिख रहे हैं उनको एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। कम से कम ये हमारे संवाददाता बड़ी मेहनत करते हैं। राहुल देखिए, जी, अब आदर्श को फुल 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 पे लेकर आइए। आदर्श, यहाँ पर आप क्यों मौजूद हैं? क्या खबर है आज की हारदोई की? राहुल जी बताना, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह हरदोई पेट्रोल पंप है, जहां पर इस सीएनजी गैस को लेकर एक अभद्रता की गई है पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ में। यहाँ पर एक महिला ने पेट्रोल पंप कर्मी के ऊपर रिवाल्वर निकाल लिया है और कहीं ना कहीं पर यहाँ पेट्रोल पंप कर्मी जो है रोष, उन पर रोष व्याप्त है और वो कार्रवाई के लिए भी कहने के लिए तैयार। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप जो मैनेजर है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आखिर वो मतलब क्या ऐसी बात हुई, उन्होंने क्यों रिवाल्वर निकाली, आखिर क्या वजह रही? सर, नमस्कार, मेरा नाम अभय त्रिपाठी है, मैं इस पंप का मैनेजर हूँ जी। और इसका जो है कल वाकया हुआ है हमारे यहाँ 5:30 बजे के शाम के करीब। तो सीएनजी डलवाने के लिए 3 लोग आए थे, एक गाड़ी पे सवार थे। तो सीएनजी के गाइडलाइंस यही है सर कि जो भी कस्टमर आता है तो उसको गाड़ी से नीचे उतारने के लिए कहा जाता है कि भैया नीचे उतर जाइए, उसके बाद में सीएनजी भरी जाएगी। लेकिन भाई साहब जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी से नहीं उतरे, तो सेल्समैन के बार बार कहने पे भी वो गाड़ी से नहीं उतरे, डिस्प्यूट करते रहे कस्टमर से। बार बार जो है सेल्समैन कहता रहा, वो नहीं उतरे। तो सेल्समैन ने कहा, एक मतलब ऐसा उदाहरण बताया कि सर इसमें बहुत खतरा होता है, किसी किसी के तो पूरे परिवार नष्ट हो गए, गाड़ी में बैठे बैठे ब्लास्ट हो जाता है सीएनजी में। तो इस बात पे वो अभद्र टिप्पणी करने लगे। वो कहने लगे कि मेरा पूरा परिवार तुम नष्ट कर दो, ये कर दो, कि तुम्हारी औकात क्या है, 2 कौड़ी के आदमी तुम हो, ये वो। मतलब सेल्समैन पे हाथापाई पे नौबत आ गई। इतने में उनकी लड़की गई, गाड़ी से रिवॉल्वर निकाल के लाई, हमारे कस्टमर जो सेल्समैन था उसके सीने पे तान दी और उसको गाली गलौज करने लगी कि तुम्हारे गोली इतनी मारेंगे कि तुम्हारे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। उसके बाद में अरे हमने दादागिरी चल रही क्या? एक मिनट त्रिपाठी जी, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। एक चीज ये बताइए त्रिपाठी जी, आपने सही किया कि सीएनजी अगर कोई भरवाएगा तो उतरने के लिए कहेगा। एक एक मिनट त्रिपाठी जी से मेरा सवाल ये है, इनकी पेट्रोल टंकी पे सीसीटीवी होगा, सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस को दिया कि नहीं दिया? क्या सर? सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपने पुलिस को दिया? पुलिस में कंप्लेन की कि नहीं की? पुलिस में कंप्लेंट की है। रात के 1 बजे मुकदमा लिखा गया है। हम शाम के 6 बजे से 1 बजे तक बैठे रहे। 1 बजे मुकदमा लिखा गया है, उसकी जो है फुटेज हमने भैया को दे दी है और वो एफआईआर की कॉपी भी दे दी है। जो मुकदमा लिखा गया है उसकी भी कॉपी हमने इनको भैया गुप्ता जी को दे दी है। और गाड़ी का नंबर पता है नहीं? जी, गाड़ी का नंबर उसमें वीडियो में है और गाड़ी का नंबर यूपी 30 बीबी करके कुछ नंबर है, वो हमारे कागज में मेंशन है। राहुल जी, मैंने अभी एक वीडियो भेजा हुआ, उसको प्ले करवा दीजिए। एक बता दो, चूंकि पुलिस टाल मटोल कर सकती है ना। एफआईआर जो लिखी है, त्रिपाठी जी से पूछेगा, जो एफआईआर लिखी है उसमें गाड़ी का नंबर है कि नहीं है? उसमें गाड़ी का नंबर सर याद नहीं है हमको, लेकिन गाड़ी का नंबर हमने मेंशन करवाया था वहाँ पे। अब उन्होंने डाला है उसमें कि नहीं डाला है, ये चीज देखना पड़ेगा सर। ये पॉइंट वाली बात है, होना चाहिए। तो अब तक पुलिस ने क्या किया? आपकी बात हुई, आज सुबह बात हुई, क्योंकि अभी तो हम लोग 12:26 हो रहे हैं। इसके पहले आपने कोई अपडेट लिया और किस थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई है? सर एफआईआर तो हमने रात में ही दर्ज करवा दी थी। उसके बाद में अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसकी कोई सूचना हमको अभी तक मिली नहीं है सर। आदर्श, इस पूरे मामले में सीधे पुलिस अधीक्षक यानी एसपी क्राइम से अगर आपकी मुलाकात हो पाए, एसपी से मुलाकात हो, मैं कॉल करूंगा, सीधे पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। ये पेट्रोल टंकी का जो मैनेजर है वो तो नियम की बात कर रहा था। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी को सीएनजी भरवाना होगा तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा, ये रूल है। आप कितने भी बड़े हो, आपको उतरना ही होगा। अगर आप नहीं उतर रहे हैं, उसका पिस्टल दिखा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन नवाब जादो, इन साहब जादो और इनकी दबंगई और दादागिरी तो चलने नहीं दी जाएगी। ये IBC 24 न्यूज चैनल है और उत्तर प्रदेश में दादागिरी किसी की चलेगी नहीं। अगर कोई सही से काम कर रहा है तो दादागिरी नहीं चलने देगी। यहाँ पे एसपी से मैं कॉल करूंगा, बात करूंगा। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिलग्राम जो थाना बना हुआ, थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है। अगर बात करें यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पर ये
जहाँ पर पेट्रोल पंप बना हुआ, यहाँ पे एक भी पुलिस कर्मी भी दिखाई नहीं दे रहा है और न किसी कोई सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन नहीं यहाँ नहीं, पे ये एक मिनट पेट्रोल एक पंप मिनट, मालिक अपने आदर्श आदर्श पेट्रोल जी, टंकी पे सुरक्षा कर्मी नहीं होते। अब हम लोग जी, माहौल जी, तो बनाएंगे नहीं, किसी भी पेट्रोल टंकी पे जी, सुरक्षा जी, कर्मी नहीं होते हैं, है ना। लेकिन पेट्रोल टंकी पे ये जो कुछ हुआ है, रिवाल्वर निकाला गया, जी, इससे बहुत भीषण हादसा हो सकता था और कई लोग चपेट में आ सकते थे। तो ये बहुत ही जी, संगीन जी, अपराध है। इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, जो युवक था और जो लड़की थी जो रिवाल्वर निकाली, इनके रिवाल्वर जब्त होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में एफआईआर लिखना चाहिए और सजा होनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने अति ज्वलनशील जगह पर रिवाल्वर निकाली है। इनको पता चलना जी, चाहिए जी, कितनी बड़ी गलती की है। थैंक यू सो मच, और इस खबर को पूरी तरह से ब्रेक कीजिएगा। त्रिपाठी जी ने बताया भी है कि उनके पास एफआईआर की कॉपी है और आपको उन्होंने फुटेज भी दिया है। इसको जी, 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 टीवी पे चलाएंगे, टीवी पे वो भेजिए, मैं हितेश जी से बात करूंगा, टीवी पे चलेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ले आइए स्क्रीन पर जुम्मन कुरैशी को, कुलदीप को, और हमारे साथ ब्रजेश पांडे हैं। कुलदीप ने अपने नाम के आगे सर लगाया है, वाह, बड़ी अच्छी बात है भाई। ये अच्छा है, पहले अपने आप को सम्मान दोगे तो दुनिया सम्मान देगी, है कि नहीं कुलदीप? बात तो सही है। कुलदीप सर, जी कुलदीप सर, सिंह जी सर, अमेठी से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, जी सर, तो क्या हाल है भाई, कहाँ पे हो? बड़ा पिछले आपके पीछे बड़ी हरियाली दिख रही है। जी सर। मैं अमेठी से ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हरियाली ही है, और मैं अमेठी के हम्म मौसम विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ। हम्म। अषाढ़ में सावन का आनंद दे रहे हैं आप। जी 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 कुछ ऐसा तो मौसम ही बताइए। हो गया है कि जो है विगत कई दिनों से हार्ट वेव की वजह से बहुत लोगों की जो है जीना जीना बेहाल हो गया था। मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, किसने रोका है? ब्रजेश पांडे भी नहीं रोका है आपको? आपको कौन जी, रोकेगा? मैं उत्तर आपको प्रदेश बता नहीं देना रोका है भाई, चाहता हूँ बोलिए। कि अमेठी जिले का जिस तरह से जो है कल से मौसम एकाएक बदल गया है, उससे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जो है मानसून आ गया हो। और अभी विगत जो 2-3 दिन पहले कई माह तक, कई जो है सप्ताह तक जो है हार्ट वेव की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। लोग बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों का जो है इतनी अधिक गर्मी हो गई थी कि लोग जो है बाहर निकलने के लिए जो है तरस रहे थे। लेकिन कल से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मौसम इस तरह का बदल गया है, बदली और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि लोग जो है राहत भरी सांसें ले रहे हैं। आप भी राहत भरी सांस ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जी और बुलेटिन के अंतिम में कुछ ऐसी खबरें भी आ जानी चाहिए। हालांकि आप बहुत सौभाग्यशाली है, पर्यावरण के बीच है। अब मुझे वो नसीब नहीं हो पा रहा है, मैं एसी की हवा ले रहा हूं ठंडी, और आप जी प्राकृतिक अच्छी हवा ले रहे हैं। धन्यवाद जी कुलदीप इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ब्रजेश को स्क्रीन पर लेकर आइए, ब्रजेश जी को। और जुम्मन कुरैशी भी थे, वो गायब हो गए क्या? आ गए, वाह जुम्मन। हाँ ब्रजेश जी, अपने यहाँ की खबर बताइए, बड़ी खबर, फिर जुम्मन के पास में जाऊंगा आखिरी में। जी बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए इस समय अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है काफी लग रहा है चरमरा गई है। एक कहीं कहीं तो देखा गया कि भी उस दिन देखिए खबर चलाई गई कि जो है एक स्वीपर दवा दे रहा था। अब मामला आया है फर्जी अस्पतालों का, क्योंकि इस समय सिद्धार्थ नगर में देखा जाए तो इतने अधिक फर्जी अस्पताल संचालित हैं जहां डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टरों का नाम लिखवा करके और उनकी डिग्री लगवा करके लोग बिना जानकारी के अस्पताल खोल करके बैठ गए हैं। अब ये सिद्धार्थनगर जिले का एक डुमरियागंज है, तहसील है, वहां एक भैरावा आई हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल संचालित हो रहा है, क्योंकि भैरावा आई हॉस्पिटल नेपाल में है और इन्हीं के नाम से यहाँ संचालित हो रहा है। अब वहां एक महिला के द्वारा गई थी अपनी आंख को दिखाने के लिए, डॉक्टर ने बोल दिया आपका ऑपरेशन होना है, और डॉक्टर ने क्या किया, उस महिला की आंख का ऑपरेशन कर दिया। अब उस महिला को जो दिखाई दे रहा था उसकी आंखें बिल्कुल झपट हो गई, और जो महिला को दिख रहा था बिल्कुल बंद हो गया। अब महिला ने इस चीज को लेकर के पुलिस को भी जो है उसके खिलाफ एफआईआर की है कि उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर किया जाए, जिससे उसके 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 द्वारा जो पैसा लिया गया, उसका आंख खोलने के लिए उससे 20,000 रुपए भी लिए गए। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस समय हमको लग रहा है कि बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो गया है,
क्योंकि जब अच्छा, एक अस्पतालों चीज के मैं पूछ पास रहा हूँ, निष्क्रिय तो है, एक चीज है, जी ये बताइए कि आप जहां से हैं, यहाँ से विधानसभा में बड़ा लीडर कौन है? नेता प्रतिपक्ष क्या इसी जिले से आते हैं? जी, माता प्रसाद पांडे हैं। तो जो ये लगातार फाइल आ रही, खबरें आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जी भाई बड़े नेता हैं, ये मॉनसून सत्र में ये सारी खबरें कम से कम विधानसभा में उठे ना, 1 टू 1 सीधे पूछा जाए, आप उनसे मिलिए। मैं आपको बता जी रहा हूं, ये खबर तो टेलीविजन पे चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके जिले से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कभी स्वीपर बन जा रहा है डॉक्टर, कभी झोला छाप डॉक्टर यहाँ पे खोले हुए हैं। तो ये अगर नेता प्रतिपक्ष के जिले में ये स्थिति होगी, बद इंतजामी होगी, तो और क्या कहा जाए भाई। अगर उनके यहाँ ये स्थिति है तो एक खबर बनाइए, कंपाइल 5 खबर लेकर जाइए और ये मामला विधानसभा में उठना चाहिए, वो डायरेक्ट सवाल करें। ये तो बड़ी लापरवाही है भाई। फिर आज इस तरह की खबर है। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। जुम्मन, कौन सी बड़ी खबर है? बाबू अभिषेक सिंह भी आ गए हैं, स्क्रीन पर लेकर आई बाबू अभिषेक सिंह को। हाँ जुम्मन, पहले आप बताइए अपने जिले से बड़ी खबर। ये चल ही नहीं रहा है। सुनिए, आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट तो कीजिए। महाराज जब तक अनम्यूट नहीं करेंगे तब तक कौन सुनेगा आपको। जुम्मन जी, अनम्यूट कीजिए। जी जी राहुल, मैं आपको बता दूं, आज कासगंज जनपद में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम का मिजाज बदलने से जो है तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और काफी लोगों को जो है मौसम से राहत मिल रही है। और जो है जैसे कि कई दिन तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, 45-46 डिग्री कासगंज में तापमान देखने को मिल जाता गर्मी का। और आज बारिश होने के बाद जो है मौसम में काफी गिरावट आई है और लोग अपने आप को अच्छा खुश महसूस कर रहे हैं बारिश होने से। साथ ही आपको बता दूं कि आज जो बारिश हुई है जिससे कि अब लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि ठंडक महसूस हो रही है लोगों को। और साथ ही आपको बताता चलूं कि कासगंज जनपद में कुछ जगह ऐसी हैं जहां जब बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति बन जाती है, तो आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ नगर पालिका में, जैसे कि गंजनवाड़ा नगर पालिका की बात करी जाए तो गंजनवाड़ा नगर पालिका की स्थिति तो ये है कि शहर में जैसे कि जब जलभराव की स्थिति हो जाती है तो नगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई भी जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। जैसे दुकानें हैं और जो मकान है उनमें पानी पहुंच जाता है और जो कुछ जगह जो नीची हैं उनकी वजह से जो पानी मकानों में और दुकानों में पहुंचता है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो नाले और नालियां हैं उनकी बरसात से पहले अगर सफाई करा दी जाए तो इस तरह की जलभराव की स्थिति ना बने, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जी राहुल। बिल्कुल, ये लापरवाही है भी भाई, बड़ी लापरवाही है। ठीक है, ये आप एक खबर से कंपाइल करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और विजुअल्स के साथ इसको आगे हम विस्तार से चलाएंगे। धन्यवाद। बाबू अभिषेक सिंह, भदोही से क्या हो रहा है? आपके जिले में आज की खबर क्या है? जी राहुल जी, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही में भीषण गर्मी का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार देखा जा रहा है। आज के दिन भी दोपहर में यहाँ के जो भी राहगीर हैं जो निकलना चाहते हैं दूर दराज इलाकों में, वह निकलना बंद कर दिए हैं। जो लू की असर है, लू की असर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रशासन मुस्तैद है लोगों को समझाने में कि आप धूप के समय में ना निकलें। लगभग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक लू का कहर तेजी से चल रहा है, इसमें आप लोग चेतावनी बरतें और बाहर निकलने का जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल करें। उसी के साथ आज एक भदोही में कार्यक्रम रखा गया है जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के इशारों पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जो कृषकों को अनुदान दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के कृषक हैं जिनकी किसी दुर्घटनावश डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनको भी आज इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। लगभग उत्तर प्रदेश में 11,366 परिवार को
इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 566 करोड़ 86 लाख रुपए से आज यह राशि दी जाएगी। लगभग जो भी मृतक हैं, जो मृतक किसान हैं, मृतक किसान थे जो दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ जो विकलांग हुए किसी कारणवश दुर्घटनावश, उनको भी 2.5 लाख रुपए की राशि एवं जो भी पेंशन्स रहेंगे उनको पेंशन्स की सुविधाएं दी जाएंगी। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक सिंह इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। 2 खबरों से आपने अपडेट किया। देखिए ये उत्तर प्रदेश है। अभी थोड़ी देर पहले अमित जुड़े थे अमेठी से, वो कह रहे थे कि भारी बारिश हो रही है और अब लोगों को राहत है। और भदोही से अभिषेक जुड़े हैं, पूर्वांचल का इलाका आता है ये। अब प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे और बनारस के पहले तो भदोही पड़ता है। तो यहाँ पे भीषण गर्मी है, लू चल रही है 5 बजे तक। सोचिए प्रशासन को मना करना पड़ रहा है कि आप बाहर ना निकलिए। और अमेठी में देखिए जी अमित बाहर से ही लाइव दे रहे थे, ऐसा मौसम था। मैंने उनसे कहा भी कि आप तो ऐसी जगह पे खड़े हैं कि आषाढ़ के मौसम में सावन जैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जुड़े भी हैं, जरा कुलदीप को स्क्रीन पे ले जाइए, मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए दोनों लोग आ गए। जी देख रहे हैं जी कुलदीप, आपके जी यहाँ बढ़िया बारिश और हरियाली में जी आप मजा लें, और बाबू अभिषेक सिंह कमरे में बंद है एसी चला के। जी हाँ क्या करें, उनके यहाँ प्रशासन रोक दिया है, लेकिन पत्रकारों को नहीं, रुकना नहीं चाहिए, बाहर कुछ आने चाहिए ऐसा डंके ही के ऊपर। हुआ थैंक यू ही सो है। मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। और एक ये कहावत हम लोग की भी कही है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, कही गई ना। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।